हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन को स्टार्ट किए थे, तो जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइन पार्ट के बारे में, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट पार्ट हम लोगों ने क्वार्टर जॉइंट को डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे शैफ्ट डिज़ाइन के बारे में। मशीन एलिमेंट का एक शैफ्ट भी होता है, तो उसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिज़ाइन ऑफ शैफ्ट। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, डिज़ाइन ऑफ शैफ्ट। देखिएगा, जब हम लोग शैफ्ट की डिज़ाइन करेंगे तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि शैफ्ट क्या होती है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, देन उसकी डिज़ाइन हम लोग करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि शैफ्ट हमारी क्या होती हैं। देखिए, इस तरीके का एक एलिमेंट आपको दिखाई देगा। इस तरीके का ऐसा भी वो एलिमेंट आपका हो सकता है, ऐसा भी एलिमेंट आपका हो सकता है। तो इन दोनों एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं शैफ्ट। ये हमारी होती है हॉलो शैफ्ट और ये होती है सॉलिड शैफ्ट। देखिए, बेसिकली शैफ्ट हमारी दो तरीके की होती है, एक सॉलिड शैफ्ट एंड एक हॉलो शैफ्ट होती है। इस शैफ्ट का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे करते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा होता है एक्सटर्नल डायमीटर D1 या DO और इंटरनल डायमीटर DI, और यहाँ सॉलिड शैफ्ट के लिए एक ही डायमीटर होता है D। अब इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो शैफ्ट एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जिसका उपयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए शैफ्ट का उपयोग किया जाता है। कैसे शैफ्ट का उपयोग किया जाता है। सपोज करिए कि एक हमारे पास ड्राइवर पुली हो, एक हमारे पास ड्राइवर पुली हो और एक हमारे पास ड्रिवेन पुली हो। मान लीजिए कि ये हमारे पास ड्राइवर पुली है, ये हमारे पास ड्राइवर पुली है। अब इस ड्राइवर पुली से हमें क्या करना है, ये हमारे पास ड्रिवेन पुली है। ड्राइवर पुली से ड्रिवेन पुली तक अगर हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो दोनों के बीच में हम लोग एक शैफ्ट का उपयोग करते हैं। अब इस शैफ्ट को इससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। देन आफ्टर, जब देखिए ये शैफ्ट हमारी सपोज करिए यहाँ पे मोटर से कनेक्ट होगी। जब मोटर मूव करेगी तो शैफ्ट मूव करेगी, जिससे ये मान लीजिए ये जो हमारी ड्राइवर पुली है, ड्राइवर पुली हो गई। अरे सॉरी, उल्टा हो गया, पुली नहीं। यहाँ पे आप पहले समझिए शैफ्ट को, केवल शैफ्ट को समझिए, क्योंकि जब पुली लग जाएगी तो पुली का उपयोग हम लोग करते हैं, बेल्ट का उपयोग करते हैं और देन एक पुली से दूसरे पुली तक पावर को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे शैफ्ट को ऐसे समझिए, पहले आप पुली को हटाइए। देखिए, जब ये शैफ्ट रोटेट करेगी, सपोज करिए बीच में एक और शैफ्ट हमने ये ऐसे कनेक्ट कर दिया है, इस तरीके से ये शैफ्ट को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये शैफ्ट अगर रोटेट करेगी तो ये शैफ्ट भी रोटेट करेगी, देन इस शैफ्ट की पावर इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी। और इसका उपयोग देखिए, जैसे सपोज करिए आप बाइक में व्हील देखिए, सपोज करिए कि ये आपके बाइक का व्हील हो जाए, ये आपके बाइक का व्हील हो जाए। अब ये व्हील रोटेट कर रहा होगा तो किसी एलिमेंट पर रोटेट कर रहा होगा। मान लीजिए ये एलिमेंट हो जाए,
अब इस एलिमेंट पर जो आपका व्हील रोटेट कर रहा होगा, इस एलिमेंट को हम लोग देखिए ये सॉलिड होगा प्लस सर्कुलर होगा और इसे हम लोग एक्सल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये है ये भी एक शैफ्ट की तरह वर्क कर रहा है। शैफ्ट का उपयोग पावर को एक शैफ्ट से दूसरे शैफ्ट तक ट्रांसमिट करने के लिए और साथ में मशीन एलिमेंट को, जो रोटेटिंग मशीन एलिमेंट हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी होती हैं शैफ्ट। तो शैफ्ट की पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। शैफ्ट इज ए मशीन एलिमेंट which is used for रोटेटिंग द, अच्छा ये क्या करेगा, पुली को रोटेट कराएगा। पुली शैफ्ट पर ही हमेशा बनी होती है। जो पुली हमारी बनी है तो ये जब शैफ्ट रोटेट करेगी तो पुली रोटेट करेगी। विच इज रोटेटिंग द पुली, है ना, एंड आल्सो यूज्ड फॉर support the and also used for support the rotating machine element. Rotating machine element। तो ये हमारी होती है सिंपल सी शैफ्ट। अगर इसके टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली ये हमारी दो तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ शैफ्ट, पहला देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप हमारी सॉलिड शैफ्ट एंड हॉलो शैफ्ट होती है। फर्स्ट हमारी होगी अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप बेसिकली शैफ्ट हमारी दो तरीके की बनाई जाएगी। फर्स्ट होती है सॉलिड शैफ्ट, सेकंड होती है हॉलो शैफ्ट। नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ शैफ्ट। अकॉर्डिंग टू, टाइप्स ऑफ शैफ्ट अकॉर्डिंग टू वर्किंग। जैसे ये शैफ्ट हमारी वर्क करेंगी, देखिए यहाँ पर ये हमारी शैफ्ट कहला रही है, लेकिन यहाँ पर इसे हम लोग एक्सल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू शैफ्ट वर्किंग, है ना। तो टाइप्स ऑफ शैफ्ट अकॉर्डिंग टू वर्किंग के आधार पर जो इसके टाइप हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसके हमारे कई टाइप होते हैं। जैसे देखिए सिंपल सा, पहले तो ये हमारा कहलाता है शैफ्ट। दूसरा हमारा जो टाइप हो जाता है एक्सल हो जाता है। शैफ्ट का मतलब जब किसी रोटेटिंग एलिमेंट में वो रोटेट कर रहा होगा तो और उसे क्या होगा, लोड को बियर करेगा, तो वो हमारा होगा शैफ्ट। तो अब इसके जो हम लोग टाइप की बात कर रहे थे तो वो हमारे कितने तरीके से होती है, तो वो हमारी हो जाएगी, जैसे हम बात करेंगे एक्सल, देन हम लोग बात करेंगे स्पिंडल। एक्सल का मतलब क्या हो जाएगा,
ये वाली जो सैफ्ट, जैसे आप गेहूं पीसने की मशीन पर जो सैफ्ट लगी होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज करिए ये अगर एक्सल हम लोग हटा दें, मान लीजिए इसे हम लोग जहाँ पर गेहूं पीसने वाली मशीन होगी वहाँ पर जो सैफ्ट आपको दिखाई देगी वो कहलाएगी एक्सल। अब बात करेंगे, ये भी आपकी सॉलिड होती हैं, ये भी सॉलिड और कैसी होगी, सर्कुलर होगी, सॉलिड सर्कुलर होगी। देन हमारा हो जाएगा स्पिंडल, छोटे रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करती, जैसे बाइक के जो व्हील होते हैं रोटेट करते हैं तो एक छोटे छोटे स्पिंडल पे, साइकिल में भी स्पिंडल लगे होते हैं, लेकिन स्पिंडल भी एक सर्कुलर सैफ्ट की तरह होता है, वो भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सैफ्ट ही कहलाएगा, बट लाइट वेट वर्किंग की वजह से उसका नाम हम लोगों ने रख दिया स्पिंडल। स्पिंडल हो गया। उसके बाद अनदर टाइप की जब हम बात करेंगे तो और हमारे पास होती हैं काउंटर सैफ्ट, जैक सैफ्ट एंड लाइन सैफ्ट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। काउंटर सैफ्ट, जैक सैफ्ट एंड लाइन सैफ्ट, काउंटर, जैक एंड लाइन सैफ्ट। इसमें जैसे एक्सल हो गया, स्पिंडल हो गया, तो काउंटर सैफ्ट बोलेंगे, जैक सैफ्ट बोलेंगे और लाइन सैफ्ट बोलेंगे। तो बेसिकली इतने तरीके की हमारी सैफ्ट होती है जिसका उपयोग हम लोग पावर को ट्रांसमिट करने में करते हैं। अब इसमें समझिए एक्सल हमारी क्या होती है, फिर स्पिंडल क्या होती है, फिर काउंटर सैफ्ट क्या होती है, फिर जैक सैफ्ट क्या होती है, और देन आफ्टर हम लोग इन सब की डिजाइन कर लेंगे कि कितने तरीके से हमारा फेल्योर होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज एक्सल, इसे नोट करिए, फिर हम लोग एक्सल के बारे में डिजाइन करते हैं कि एक्सल हमारा क्या होता है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। एक्सल क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है, देन आफ्टर काउंटर सैफ्ट, जैक सैफ्ट और लाइन सैफ्ट। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सल हमारी क्या होती हैं। पॉइंट 1 स्टार्ट करते हैं एक्सल। देखिए जो सैफ्ट पे हम पुली वगैरह फिक्स करते हैं तो जब सैफ्ट रोटेट करेगी तो पुली भी रोटेट करेगी। तो ऐसी सैफ्ट जिस पे हम लोग रोटेटिंग एलिमेंट को फिक्स करके सपोर्ट कर दें और जब सैफ्ट रोटेट करे तो रोटेटिंग एलिमेंट भी रोटेट करे, इस तरीके के सैफ्ट को हम लोग एक्सल बोलते हैं। व्हेन, ऐसे देखिएगा व्हेन द rotating element is support the shaft on the shaft and when shaft is rotate then rotating element will also rotate. That is called axle. That is called एक्सल। तो जब रोटेटिंग एलिमेंट हमारा सब रोटेट करे
सैफ्ट पे, तो उसे हम लोग एक्सल कहते हैं। अब इसमें देखिएगा जनरल जो हमारा होता है, चलिए इस तरीके से हमारा हो जाएगा एक्सल। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, स्पिंडल क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्पिंडल। जब सैफ्ट हमारा, देखिए एक लॉन्ग लेंथ होती है, ऐसे होती है सैफ्ट, इस तरीके से एक लॉन्ग लेंथ की होती है, लेकिन ये भी रोटेटिंग होगा, और जो स्पिंडल होगा वो शॉर्ट रोटेटिंग लेंथ मशीन एलिमेंट होता है, जिसका उपयोग रोटेटिंग मशीन एलिमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे देखिए, इट इज ए शॉर्ट रोटेटिंग machine element. It is a short rotating machine element which is used to support the rotating element. Support the rotating elements like bike wheels, bike and car wheels, बाइक एंड कार व्हील्स। इसमें आप देखिए क्या होगा, इस तरीके से ये हमारे पास स्पिंडल लगे होंगे और बाइक इस पर फिक्स हो जाएगी। बाइक का व्हील रोटेट करेगा, लेकिन स्पिंडल को हम लोग नट एंड बोल्ट से ऐसे टाइट करके रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, स्पिंडल हो जाएगा। देन अगर हम बात करेंगे काउंटर सैफ्ट की, तो काउंटर सैफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एक सैफ्ट इस डायरेक्शन में लगी हो और एक सैफ्ट हमारी क्या लगी हो, अनदर डायरेक्शन में लगी हो, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम लोग काउंटर सैफ्ट बोलते हैं। तो चलिए उसका भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। चलिए इसका भी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, काउंटर सैफ्ट। जैसे सपोज करिए कि एक सैफ्ट हमारी यहाँ पे लगी हो। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक बियरिंग का उपयोग कर लें और एक सैफ्ट को हम यहाँ पे लगा दें। एक सैफ्ट को हम लोग यहाँ पे लगा दें, यहाँ पर भी हम लोग बियरिंग ऐसे कनेक्ट कर दें इसको। जब इसको हम लोग ऐसे बियरिंग से कनेक्ट कर देंगे, आप देखिए पूरी सैफ्ट कनेक्ट रहेगी। ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करेगा, देन ये रोटेट करेगा। दैट मीन्स व्हेन पावर इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी सैफ्ट टू सेकेंडरी सैफ्ट, देन इट इज कॉल्ड काउंटर सैफ्ट। जब एक सैफ्ट दूसरे सैफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करे तो उसे हम लोग काउंटर सैफ्ट बोलेंगे। चाहे आप पुली का उपयोग कर लेंगे तो वो नहीं, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग एक सैफ्ट को दूसरे सैफ्ट से कनेक्ट कर दें और पावर को ट्रांसमिट करें तो उसे हम लोग बोलेंगे काउंटर सैफ्ट। व्हेन पावर इज ट्रांसमिट one shaft to another shaft, one shaft to another shaft, then it is called, it means power is transmitted
फ्रॉम प्राइमरी सैफ्ट टू सेकेंडरी सैफ्ट, प्राइमरी सैफ्ट टू secondary shaft, then it is called counter shaft. Then it is called counter shaft. तो ये हमारी हो जाएगी काउंटर शैफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट दो और है, देखिए जैसे जैक शैफ्ट और लाइन शैफ्ट। एक लाइन में कई सारी शैफ्ट को हम लोग अलाइन कर देते हैं तो हमारी लाइन शैफ्ट कहलाएगी। और जैक लगाना मतलब एक शैफ्ट को दूसरे शैफ्ट, एक शैफ्ट को अगर हम लोग जैक शैफ्ट के रूप में यूज करें तो ये विशेष इंपॉर्टेंट शैफ्ट नहीं होती हैं। बेसिकली इन तीन शैफ्ट को हम लोगों ने देखा। आगे समझिए, अब इनका हम लोग डिजाइन पार्ट स्टार्ट करते हैं, मेन जो हमारे काम की चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ शैफ्ट। इसे नोट करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ शैफ्ट। पूरा कंप्लीटली नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब डिजाइन ऑफ शैफ्ट। देखिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग डिजाइन ऑफ शैफ्ट। तो ये हम समझते हैं कि शैफ्ट हमारी कितने तरीके से फेल हो सकती हैं। तो पहले ये समझिए कि अगर ये इस तरीके की एक शैफ्ट हो, इस तरीके की एक शैफ्ट हो, अब इस शैफ्ट में अगर हम लोग यहाँ पर टेंसाइल लोड लगा दें, टेंसाइल लोड लगा दें तो उस समय ये कैसा फेल्योर देगा? टेंसाइल फेल्योर देगा। इस तरीके से इस क्रॉस सेक्शन पे टेंसाइल फेल्योर देगा। जब इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा फेल्योर दिखाई देगा इस पूरे एरिए पे। तो अब समझिए, पहला फेल्योर शैफ्ट में अगर हम टेंसाइल लोड लगा दें तो टेंसाइल फेल्योर मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ फेल्योर की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ फेल्योर की बात करें तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर में जो P मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया होता है। तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब P लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस कौन सा लगा रहे हैं? टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, इनटू इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा? π/4। यदि इस शैफ्ट का डायमीटर हम लोगों ने लिया है d, तो ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो ये हमारा होगा टेंसाइल में शैफ्ट का फेल्योर। सेकेंड पार्ट देखते हैं
कि अब ये सैफ्ट आपका इस तरीके से रोटेट भी कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा फेल्योर हो सकता है? टॉर्क लग रहा है तो टॉर्सनल फेल्योर होगा। सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा टॉर्सनल फेल्योर। अच्छा, थर्ड की बात कर देते हैं। थर्ड फेल्योर पहले समझिए कि यदि सैफ्ट की लंबाई, मान लीजिए ये सैफ्ट था, सैफ्ट पर एक लोड यहां से लग रहा है, एक लोड यहां से, मान लीजिए ये 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, ये 5 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो अब ये क्या होगा, इस लोड की वजह से ये सैफ्ट हमारी क्या होगी, इस तरीके से बेंड हो सकती है, बेंड हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो नेक्स्ट ये हमारा क्या, बेंडिंग फेल्योर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो नेक्स्ट फेल्योर हमारा जो मिल सकता है, बेंडिंग फेल्योर। तो इस तरीके से जब ये सैफ्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाए तो उसे हम लोग बेंडिंग फेल्योर कहते हैं। चलिए, तो देखिए जैसे कि हम लोग बेंडिंग मोमेंट में देखा, ये सैफ्ट हमारी क्या होगी, बेंड हो जाएगी और फेल कर जाएगी। अब इसे जब बेंडिंग निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन होता है इसका, ये देखिए, ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y निकालते हैं तो वहाँ से हमें बेंडिंग इसका निकल जाता है, कितना ये बेंड हुआ है। y बराबर हमारा होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। एक फार्मूला आपको याद होगा, T/J इज इक्वल टू, इस तरीके से होता था, T/J इज इक्वल टू g(θ/L इज इक्वल टू Q/R, या इसी को हम लोग τ/R पढ़ते थे। तो इस तरीके से ये हमारा होता था। चलिए अभी इसको नहीं, बाद में देखेंगे। अब तो ये हमारा हो जाएगा, जब टॉर्सनल मोमेंट में हमारी शाफ्ट फेल होगी तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, हम निकालेंगे टॉर्सनल मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में हमारा फेल होगा तो हम लोग निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। टॉर्सनल मोमेंट में मैक्सिमम हम लोग टॉर्सन निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट पे हम लोग सिग्मा बीम निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इस तरीके से अगर शियर में ये सैफ्ट हमारी फेल हो जाए, मतलब ये सैफ्ट हमारी शियर होने लगे, तो उसलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लीजिए फेल्योर इन शियर, यदि वो सैफ्ट हमारी शियर में फेल्योर हो तो उस समय हमारा शियर कैसे फेल्योर होगा, जैसे ये सैफ्ट हमारी है तो जो उसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, वो जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, तो शियर फेल्योर में इफ टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, दैट मीन्स जब ये सैफ्ट हमारी ऐसे रोटेट करे और ये क्या करे, इस तरीके से शियर होना शुरू करें, तो एक फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था, जैसे τ/R इज इक्वल टू m/y इज इक्वल टू ऐसे T/J g(θ/L बराबर Q/L, m/I T/J बराबर g(θ/L, एक फार्मूला आपका होता था। तो यहाँ से देखिए m इज इक्वल टू मोमेंट, y इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, r इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका शियर स्ट्रेस निकालना चाहें, देन टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, तो एक फार्मूला हम लोग का हो जाएगा τ/R इज इक्वल टू m/y। देन यहाँ से शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू m इंटू R/y, वेयर m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट, r इज इक्वल टू रेडियस एंड y इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हो जाएगा। r बराबर d/2 भी रख सकते हैं। r बराबर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए, जो सैफ्ट का डायमीटर है, अगर इसे हम लोग स्मॉल d मान लें तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
d/2, r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा d/2। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू रख कर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो रख ही दीजिए। देखिए, जब यहाँ से मान लीजिए आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू, अब ये जो m लग रहा है ये टॉर्सनल मूवमेंट पे लगेगा तभी शियर होगा, तो mt कह सकते हैं इंटू r बराबर d/2 अपॉन, अच्छा एक फार्मूला और होता है यहाँ पर। देखिए, जो एक फार्मूला होता है वो अगर टॉर्सनल मोमेंट ले लें तो यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J होता है, ऐसा एक फार्मूला होता है, वेयर J इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग ऐसे चाहें, डिफ्लेक्शन की जगह हम J रख दें, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दें, तो ऐसे देखिए J इज इक्वल टू, यहाँ पर तब हम लोग क्या करेंगे J, देन J की वैल्यू हो जाएगी सॉलिड सैफ्ट के लिए πd⁴ अपॉन 32 होती है। जब कोई सॉलिड सैफ्ट होती है, फॉर सॉलिड सैफ्ट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J इज इक्वल टू होता है πd⁴ अपॉन 32। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए D से D कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर D से D कैंसिल होगा, ऐसे देखिए, देन टाउ इज इक्वल टू, सपोज करिए ये यहाँ पे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 mt इंटू ये D कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा πd3। तो अब यहाँ से अगर हमें टॉर्सनल मोमेंट निकालना हो, टॉर्सनल मोमेंट mt इज इक्वल टू, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा πd³ अपॉन 16 इंटू टाउ, πd³ अपॉन 16 इंटू टाउ टॉर्सनल मोमेंट ऑफ सैफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने लिया था सॉलिड सैफ्ट के लिए, अगर इसे हम लोग हॉलो सैफ्ट के लिए ले लें तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम लोग हॉलो सैफ्ट के लिए ले लेते हैं। ऐसे देखिए, एक तो था हमारा सॉलिड सैफ्ट के लिए, सेकंड हम लोग ले लें हॉलो सैफ्ट के लिए। देखिए, फॉर हॉलो सैफ्ट, जब सैफ्ट हमारी हॉलो होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें एक आपका इंटरनल डायमीटर इस तरीके से होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल डायमीटर DO, मान लीजिए स्मॉल d, या हम लोग इसको मान लेते हैं कैपिटल D और इंटरनल डायमीटर को स्मॉल d। ऐसा देख लीजिए, इफ कैपिटल D इज इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर एंड स्मॉल d इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर, अब एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर हो गया, देन तब इस शाफ्ट पर जो टॉर्सनल मोमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, देन द टॉर्सनल मोमेंट ऑफ shaft, that means
एम टी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ देखिए क्या था, पाई बाय 16 पहले आप ले लीजिए, पाई बाय 16 कॉमन रहेगा, इंटू टाउ भी कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा डी पावर 4, कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 अपॉन कैपिटल डी। एक फार्मूला इसे भी याद रखना है। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी एक फार्मूला और होता है इसमें, टॉर्क मोमेंट इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू 1 माइनस के। इस तरीके से भी एक फार्मूला होता है, वेयर के इज इक्वल टू कैपिटल डी, इट इज द रेशियो ऑफ, के इज द रेशियो ऑफ आउटर डायमीटर एंड इनर डायमीटर ऑफ सैफ्ट। के एक रेशियो होता है, कहीं कहीं आपका एग्जाम में के की वैल्यू दिया रहेगा डायरेक्ट, और कहीं कहीं आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दिया रहेगा। अभी इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। जब के की वैल्यू दिया रहेगा तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और जब के की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे सपोज करिए, इफ़ के इज इक्वल टू डी पावर 4 अपॉन स्मॉल डी पावर 4 हो जाए, तो मान लीजिए इन दोनों में हम लोग ऐसे देखिएगा, अगर हम लोग डी पावर 4 अपॉन डी करेंगे तो ये डी क्यूब हो जाएगा। डी देखिए, सपोज करिए इसको हम सॉल्व करें, या इसे अभी ऐसे देखिए, सपोज करिए एम टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ, मान लीजिए इस पर हम लोग डी अलग कर दें, इसको ऐसे डी पावर 4 अपॉन डी माइनस स्मॉल डी पावर 4 अपॉन कैपिटल डी, इस तरीके से कर दें हम लोग। देन अगर हम यहाँ से देखिए, ये बचेगा हमारा डी, एम टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ, ये बचेगा डी क्यूब माइनस डी पावर 4 अपॉन कैपिटल डी। यहाँ से डी क्यूब अगर बाहर ले लें तो ये हो जाएगा पाई बाय 16 टाउ, डी क्यूब बाहर कर दीजिए तो ये बचेगा 1 माइनस डी पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा देखिए डी क्यूब यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी पावर 4। तो अच्छा देखिए, के इज इक्वल टू अगर हम ऐसा मान लें कि डी पावर 4 अपॉन कैपिटल डी पावर 4 अपॉन स्मॉल डी पावर 4, और यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब 1 माइनस के इनवर्स। इस तरीके से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, वेयर के इज द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में जब देगा तो इस शाफ्ट पे कितनी पावर अप्लाई हो रही है, कितना टॉर्सनल मूवमेंट हो रहा है, उन सब की वैल्यू भी देगा। नहीं देगा तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं, पावर हमारी कितनी होती है ना, पावर P बराबर 2 पाई एन टी अपॉन 16 से निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं अपने इस डिज़ाइन में शाफ्ट पर कितना मैक्सिमम पावर हम लोग लगाते हैं उसको निकाल लेते हैं, और देन उस पर हम लोग कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है उसको निकाल लेंगे, और फिर सब डिज़ाइन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इस पर इसे यहाँ से नोट हटा देते हैं।
देखिए मैक्सिमम पावर, ऐसे देखिएगा, जब हम लोग बात करेंगे पावर इन सैप्ट, P बराबर होता है 2 पाई NT अपॉन 60, 2 पाई NT अपॉन 60। कितनी पावर, कितनी वाट पावर हम इसको दे रहे हैं, वेयर N इज इक्वल टू RPM ऑफ सैप्ट, T इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क ऑफ सैप्ट, वेयर N is equal to RPM of shaft and T is equal to torque, maximum torque। तो इस तरीके से इस शाफ्ट पर कितनी टॉर्क हमारी, कितनी पावर हमारी लग रही है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद इसको नोट करिए, फिर इस शाफ्ट पे हम लोग कितनी टॉर्क जनरेट हो रही है उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट शाफ्ट में टॉर्क को भी निकाल लेंगे। चलिए जब हम लोग टॉर्क के लिए बात करेंगे, टॉर्क T, तो एक फार्मूला होता है T बाई J इज इक्वल टू टाउ बाई R, वेयर T इज इक्वल टू, चाहे आप ट्विस्टिंग मोमेंट समझ लीजिए चाहे आप टॉर्क समझ लीजिए, है ना, एंड J इज इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ inertia, टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस एंड R इज इक्वल टू D/2। दैट मीन्स ये हमारा हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग ये जानते हैं, चूँकि टाउ इज इक्वल टू J इज इक्वल टू पाई D⁴/32, इस तरीके से हम लोग जानेंगे। तो अब अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से टार्क इज इक्वल टू, मान लीजिए टार्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा टाउ, ऐसे यहाँ इसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा टाउ इंटू J अपॉन, यदि R की जगह हम लोग D रख दें तो ये हो जाएगा D/2, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा J इंटू टाउ इंटू 2/D। अब यहाँ से J की वैल्यू जब ये पुट करेंगे तो T इज इक्वल टू J बराबर पाई D⁴/32 इंटू 2 इंटू D, ये हमारा हो जाएगा, इंटू टाउ, टाउ तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये जो स्मॉल d और कैपिटल D हो रहा है, ये एक बार आप अगर यहाँ पे कैपिटल D ले रहे हैं तो यहाँ कैपिटल D/2 लीजिएगा, इससे कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। देन टॉर्क इज इक्वल टू, ऐसे देखिए पाई D³ इंटू टाउ अपॉन 16। अब अगर इसे हम लोग हॉलो शैफ्ट के लिए डिजाइन करें, फॉर हॉलो शैफ्ट, ये तो था हमारा फॉर सॉलिड शैफ्ट। जब हॉलो शैफ्ट के लिए डिजाइन करेंगे तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, फॉर हॉलो शैफ्ट
फॉर हॉलो सैफ्ट ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे इज इक्वल टू पाई कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 अपॉन 32। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस वाले इक्वेशन में तो अलग वैल्यू आएगी। चलिए इसे पुट करिए, फिर इसकी वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में रखकर पुट कर देते हैं। चलिए इसे हम लोग अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, ऐसे देखिए। जब हमारा टॉर्क इज इक्वल टू यह आएगा टाउ इंटू जे अपॉन आर, टॉर्क इज इक्वल टू जे इंटू टाउ अपॉन आर, आर बराबर हम लोग d/2 रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू जे की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई कैपिटल डी पावर 4 पाई कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 अपॉन 32 इंटू ये 2 ऊपर चला गया यहाँ पे इंटू टाउ अपनी जगह पे रहेगा ही अपॉन कैपिटल डी, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन टॉर्क इज इक्वल टू पाई, टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए जो हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं तो वही हमारा टॉर्क की वैल्यू आएगी। टॉर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई/16, यहाँ से 16 हो गया, देन कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 अपॉन डी। और आपने देखा था कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी पावर 4 हम लोगों ने यहाँ पे, यदि k इज इक्वल टू कैपिटल डी पावर 4 अपॉन स्मॉल डी पावर 4 लेने, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी दे देगा k इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे k की जगह क्या हो जाएगा, k पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि d पावर 4 अपॉन स्मॉल डी पावर 4 है। k इज द रेशियो रहेगा, एक वैल्यू दिया रहेगा, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इस तरीके से दिया रहे चाहे इस तरीके से दिया रहे। तो अब चलिए यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से रखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू पाई/16, ये d क्यूब बाहर आ जाएगा इंटू 1 माइनस k पावर 4। अगर इस फॉर्म में रखेंगे तो इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में रखेंगे तो 1 माइनस k हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क निकल जाएगा अपनी शैफ्ट पर, और पावर हमारी दी हुई है, पावर बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई nt/60। टॉर्क जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, न्यूटन मीटर में निकलेगा। टॉर्क हमारा न्यूटन मीटर में निकलेगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग 1-2 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, तो हमारा शैफ्ट का डिज़ाइन थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसे नोट करिए, फिर हम लोग इसके साथ 1-2 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमारे शैफ्ट डिज़ाइन पे दिया गया है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिज़ाइन ऑफ शैफ्ट पढ़ा, अब आइए उस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है ए लाइन शैफ्ट इज रोटेटिंग एट 300 RPM। दैट मीन्स अगर हम लोग गिवन डेटा की बात करें तो RPM n इज इक्वल टू 300 RPM दिया है, रोटेटिंग RPM 300 है, इज टू बी ट्रांसमिट 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब ये बात कर रहा है पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ वाट। Then the shaft may be to assume made of mild steel। अगर MS की सॉफ्ट दिया है तो हम इसका यील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, और अगर ये हार्ड मटेरियल या कास्ट आयरन का दिया होता तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाल लेते। तो देखिए यील्ड और अल्टीमेट की अभी बात नहीं किया है, बट ये दे दिया कि वो शैफ्ट हमारी
माइल्ड स्टील की बनी है और एलाउएबल शियर स्ट्रेस जो टाउ की वैल्यू दे दिया, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 60 मेगा पास्कल, है ना। आप इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁶ पास्कल। चलिए, देन डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ सैफ्ट। डाया डी बराबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, जो हम लोग सैफ्ट पे क्या करेंगे, डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है। तो इस सैफ्ट पे जो हम लोग टार्क निकालते थे, टॉर्क इज इक्वल टू π/16 कैपिटल डी के पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4 अपॉन, है ना, कैपिटल डी। एक फार्मूला हम लोग ये निकालते थे। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग ऐसे निकालते थे, पावर हमें दिया गया है तो पावर P इज इक्वल टू 2π/NT अपॉन 60। इस तरीके से यहाँ से अगर हम टॉर्क निकाल लें और टॉर्क को किसी अनदर फार्मूले में रख दें तो ये डायमीटर हमारा निकल जाएगा। यहाँ से देखिए डायमीटर निकल जाएगा। और ये डायमीटर हमारा किसके लिए था, ये हॉलो सैफ्ट के लिए था। लेकिन यहाँ हॉलो की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सॉलिड की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा डी पावर ऐसे πd³ अपॉन 16 इंटू टाउ। इस तरीके से ये हमारा निकल जाएगा। तो अब हमें पहले क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। फिर इस टॉर्क को इसमें रख देंगे। यहाँ से टॉर्क बराबर हो जाएगा P इंटू 60 अपॉन 2πN। देन टॉर्क इज इक्वल टू P की वैल्यू कितना दिया है, पावर 2 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू N। RPM कितना दिया है, 300। तो यहाँ से आपका ये टॉर्क निकल जाएगा न्यूटन मीटर में। देन अब हम क्या करेंगे, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देन हम लोग अब क्या निकाल लेंगे, टॉर्क की वैल्यू इसमें रखेंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। यहाँ से डायमीटर D3 बराबर हमारा हो जाएगा 16T अपॉन पाई इंटू टाउ। अब यहाँ से D3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू टॉर्क की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, ये निकल के आई है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 300 अपॉन 300 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी है 60 मेगा पास्कल, मतलब 6 इंटू 10⁶। ये हमारा हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। देन D3 बराबर ये जो वैल्यू आएगी हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया जब किसी सैफ्ट को डिजाइन करना हो। और कौन सी सैफ्ट थी, सॉलिड सैफ्ट थी। चलिए एक इसी से रिलेटेड हॉलो सैफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने सॉलिड सैफ्ट के लिए कर लिया। आइए एक हम लोग हॉलो सैफ्ट की डिजाइन कर लेते हैं। हॉलो सैफ्ट के लिए जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग नोट करने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ ए पहले इसको कर लेते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्टील सैफ्ट। फाइंड द सैफ्ट का यही क्वेश्चन आएगा, आप में और कुछ नहीं आएगा। डायमीटर ऑफ ए सॉलिड सैफ्ट, सॉलिड स्टील सैफ्ट, सॉलिड
steel shaft to transmit 10 kilowatt at 100 rpm at 100 rpm. The ultimate shear stress for the steel, देखिए यहाँ ये बात कर दिया, ultimate shear stress for the steel may be taken as 300 megapascal and factor of safety is 8 and FOS is 8. दैट मीन्स आपको देखें अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे दिया और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया, तो हम अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ दे दिया, तो इसका जो वर्किंग शियर स्ट्रेंथ होगा वो अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। अभी हम लोग निकाल लेते हैं उससे फार्मूले से। आगे पहले देखिए इसमें, if a hollow shaft is to be used, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, if a hollow shaft is to be used in place of the solid shaft, then find the inside and outside diameter of shaft and the ratio, and सीधे लिख दे रहे हैं, and K is equal to 0.5. रेशियो ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरीके से इस पूरे सवाल को समझिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले इसने ये कहा कि एक सॉलिड डायमीटर शाफ्ट दिया था जिसका डायमीटर आपका कितना था, जिस पे पावर आपकी 10 किलो न्यूटन था। यदि हम गिवन डेटा की बात करें तो पावर P इज इक्वल टू 10 किलोवाट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट एंड N इज इक्वल टू 100 RPM, कॉमा दी अल्टीमेट शियर स्ट्रेस। अब देखिए अल्टीमेट शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग शियर स्ट्रेस। अब हमें वर्किंग शियर स्ट्रेस निकालना है शाफ्ट पे, अल्टीमेट पे तो फेल कर जाएगा, वर्किंग पे हमें काम करना है। तो यहां से वर्किंग शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट शियर स्ट्रेस
अल्टीमेट शियर स्ट्रेस अपॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन टाउ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना दिया है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस हमारा, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस फॉर द स्टील में बी टेकन एज 300 मेगापास्कल। ये हो जाएगा 300 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, 8। देन ये हो जाएगा, जब इसको हम लोग भाग देंगे तो 3.75 मेगापास्कल। अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁶ पास्कल। इस तरीके से भी इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड हो गई। देन इसमें और दिया है हॉलो सैफ्ट, यदि इसे हम लोग हॉलो सैफ्ट से रिड्यूस कर दें तो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर निकालिए। तो पहले ये देखिए कि हॉलो सैफ्ट के लिए डायमीटर क्या होता है। पहले सॉलिड सैफ्ट से कैपिटल डी निकाल लेते हैं, फिर हॉलो सैफ्ट से स्मॉल डी निकाल लेते हैं, दोनों की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो ऐसे देखिए, पहले हम लोग निकाल लें टॉर्क T इज इक्वल टू पाई डी क्यूब अपॉन 16 टाउ, 16 इंटू टाउ। यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकालते थे, टॉर्क बराबर पाई बाय 16 डी क्यूब इंटू टाउ। तो हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा। अब टॉर्क निकल जाएगा तो डी निकल जाएगा, लेकिन टॉर्क की वैल्यू नहीं पता है, तो इसीलिए टॉर्क निकालने के लिए पावर P बराबर 2 पाई NT अपॉन 60 लगा देंगे। देन यहाँ से टॉर्क निकलेगा 60 इंटू P अपॉन 2 पाई N, ये हमारा निकल जाएगा। देन अब हम लोग क्या करेंगे, 60 इंटू पावर की वैल्यू कितना दिया है इसमें, 10 इंटू 10⁻³ किलोवाट, 10 इंटू 10⁻³ वाट सॉरी, अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू N, और PM की वैल्यू कितना दिया है 100, तो ये हो जाएगा 100। देन इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर में, ये टॉर्क हमारी आ जाएगी। अब इस टॉर्क को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से हमें कैपिटल D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देन जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कैपिटल D3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा T इंटू 16, देखिए 16 अपॉन पाई इंटू टाउ। देन यहाँ से डी क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा डी क्यूब इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू हमारी कितनी आई है, इसे चाहे तो काट सकते हैं, इससे 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻² यानी कि 100, ये 100 बचेगा, और ये हो गया तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 3 इंटू 100 यानी 300 अपॉन 3.14, सिंपल सा रख देते हैं, 300 अपॉन 3.14 इंटू 16 अपॉन 3.14 इंटू शियर स्ट्रेस, टाउ की वैल्यू कितना दिया है 3.75 इंटू 10⁶ पास्कल, 3.75 इंटू 10⁶ पास्कल। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी कैपिटल D क्यूब। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे, ये हमारी आ जाएगी D क्यूब, मान लीजिए कुछ भी आएगा तो उसका हम लोग D निकाल लेंगे, तो D बराबर हमारी ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी कैपिटल D। अब स्मॉल d अगर हमें फाइंड करना हो, ये तो हमारा हो जाएगा आउटर डायमीटर, दिस इज आउटर डायमीटर, दिस इज आउटर डायमीटर। अब अगर इनर डायमीटर हमें निकालना हो तो उसके लिए हॉलो सैफ्ट का फार्मूला लगाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे देखिएगा, इनर डायमीटर के लिए
टॉर्क इज इक्वल टू, टी की वैल्यू तो हमें पता ही चल गई है, तो टॉर्क इज इक्वल टू π/16 d क्यूब 1 माइनस के की पावर 4 है ना, इस तरीके से इंटू टाउ, ऐसे हमारा हो जाएगा। ये हमारा जो डायमीटर निकला है, ये जो डायमीटर निकला है, ये किसके लिए निकला है? फॉर सॉलिड सैफ्ट, फॉर सॉलिड सैफ्ट। अब हॉलो सैफ्ट के लिए कैपिटल डी निकालना हो तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल डी क्यूब इज इक्वल टू 16 इंटू टी अपॉन टाउ इंटू पाई इंटू 1 माइनस के पावर 4 इज इक्वल टू इनर डायमीटर हो जाए, आउटर डायमीटर 16 इंटू टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ये आ गई 300 अपॉन 3.14 इंटू नहीं अपॉन टाउ, शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी इसमें कितना दिया है? 3.75 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.75 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 3.14 इंटू 1 माइनस के की वैल्यू देखिए कितना दिया है, वेयर इज के इज इक्वल टू 0.5, तो के की पावर 4 रख दीजिए, इट मीन्स 0.5 की पावर 4। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? D बराबर आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो सैफ्ट। अब कैपिटल डी मिल गया, तो जब स्मॉल डी हमें निकालना होगा तो ऐसे देखिएगा, K इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है, तो यहाँ से हम स्मॉल डी की वैल्यू निकाल लेंगे, स्मॉल डी इज इक्वल टू डी अपॉन के, डी की वैल्यू हमारी ये आएगी 16 इंटू 300 अपॉन 3.14 अपॉन 3.75 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.14 1 माइनस 0.5 का पावर 4 अपॉन में हम क्या कर देंगे? के की वैल्यू हमारी कितनी है? के की वैल्यू हमारी है 0.5। तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाएगा स्मॉल डी यानी कि इनर डायमीटर ऑफ सैफ्ट, ये निकल जाएगा स्मॉल डी इनर डायमीटर ऑफ सैफ्ट। कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर पर रख के कर लीजिएगा, पूरा प्रोसेस आप इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये देखिए हमने एक सॉलिड सैफ्ट के लिए एग्जांपल लिया और एक पहले सॉलिड सैफ्ट के लिए लेकर कैपिटल डी निकाल लिया, देन उस सॉलिड सैफ्ट को जब हम लोग हॉलो सैफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो बाकी का डेटा वही रहेगा। फिर हम लोगों ने उस हॉलो सैफ्ट के लिए कैपिटल डी की वैल्यू निकाल ली और स्मॉल डी की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एक रेशियो होता है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने अपना पार्ट कंप्लीट किया, डिजाइन ऑफ सैफ्ट। इसमें पूछता है कि सैफ्ट किस मटेरियल का बनाया जाता है, उसमें जो के का वैल्यू होता है, फैक्टर होता है, कितना रखा जाता है। तो जनरली सैफ्ट आपकी माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत नेग्लेक्टेबल होती हैं। आपकी वैल्यू दी रहेगी किस मटेरियल को हमें एज्यूम करना है, उस मटेरियल के लिए। अगर एक बात देखिएगा, यदि वहाँ पे हमें क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ दे दे तो वर्किंग स्ट्रेंथ निकाल के तभी आप काम करिएगा। वर्किंग स्ट्रेंथ हमेशा ये हमारा किसके लिए हो जाएगा? अल्टीमेट अपॉन वर्किंग। अगर यील्ड स्ट्रेंथ दे देता तो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाता हमारा। तो इस तरीके से उसका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ फार्मूला यूज करके निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे, देन हमारी सैफ्ट की डायमीटर फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ तक था हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया डिज़ाइन ऑफ सैफ्ट। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक नया मशीन कंपोनेंट के डिज़ाइन को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।